वेलकम बच्चों, इन दिस न्यू लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं मेजर स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, कैसे एक ऑर्गेनिज्म की किसी सेल में से कोई जीन निकाल कर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। अब तक हम 2 स्टेप्स पढ़ चुके हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि सेल में से डीएनए को कैसे निकालेंगे, और उस डीएनए को निकालने के बाद हम उस डीएनए का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से फ्रेगमेंटेशन कैसे करेंगे। ये मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस भी आपको पढ़ा है। उसके बाद आई स्टार्टेड विद द थर्ड स्टेप जो हमारी यहाँ दिखाई दे रही है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। कि जो टुकड़े आपने कर लिए ना, इस डायग्राम पर नज़र डालें आप, कि हम सबसे पहले किसी सेल में से डीएनए को बाहर निकालते हैं और उस डीएनए को बाहर निकालने के बाद उसके ऐसे फ्रेगमेंट्स बना देते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंटेशन करते हैं हम उसका। तो द पॉइंट इज़ दैट कि जो फ्रेगमेंटेशन हमने कर लिया, ये देखिए जैसे कि आपके पास खूब सारी ह्यूमन सेल्स थी और उन ह्यूमन सेल्स में से आपने एक बार उनका सारा डीएनए निकाल लिया, खूब सारा आपके पास डीएनए है, उन डीएनए के आपने ये फ्रेगमेंटेशन कर दिया। इन फ्रेगमेंट्स को मैंने पिछली क्लास में भी बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से जो फ्रेगमेंट करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, और जो टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं, जो फ्रेगमेंट्स वी गेट, दोज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह के कई सारे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स हैं, और इन्हीं फ्रेगमेंट में से ये एक जो रेड कलर का, ये हमारा इंसुलिन वाला जीन भी प्रेजेंट है, वो फ्रेगमेंट भी यही है, पर अभी हमने इसको आइसोलेट नहीं किया है। तो हमें क्या करना है कि जो आपको फ्रेगमेंट्स मिले हैं उनको हमने देखा है कि हमने 3 पार्ट में उस सैंपल को डिवाइड कर लिया, और पहले वाले पार्ट को, पहला वाला जो हमारे पास सैंपल है, पहला वाला जो पार्ट है, इसको हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लिया। तो मेरा पूरा पिछला जो लेक्चर था वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर था कि किस तरह से हम जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स हमें मिलते हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट कैसे करते हैं। बच्चों ज़रूरी है ना, आपके उन फ्रेगमेंट में से इंसुलिन का जीन भी कहीं प्रेजेंट है, तो इंसुलिन का जीन मुझे अगर निकालना है तो पहले मैं उन सारे टुकड़ों को एक दूसरे से सेपरेट तो करूंगा ना। तो जो एक दूसरे से सेपरेट करने का प्रोसीजर है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए सेपरेशन टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। तो जैसे हमारे पास डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, इन सब के ऊपर चार्ज होता है। तो चार्ज होने के कारण हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो टुकड़े होंगे इनके, डीएनए के, आरएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे या प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स होंगे, उनको एक दूसरे से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। पूरा प्रिंसिपल समझा दिया था मैंने आपको, याद रखें। सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन साइज ऑफ द मॉलिक्यूल या लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल, ये हमारे लिए याद रखने वाली बात है। चार्ज के बेसिस पर सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तो सबके ऊपर सेम है। डीएनए के ऊपर अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज, जितने भी टुकड़े मिलेंगे उन सभी टुकड़ों के ऊपर चार्ज सेम होगा, तो चार्ज के बेसिस पर सेपरेशन नहीं हो सकता। ये जो सेपरेशन होगा ये उनकी मॉलिक्यूल की साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा या उनकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ज़्यादा पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ये इस तरह की इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट होती है। मैंने आपको समझाया कि हमें डीएनए को आइसोलेट करके हमने उनका फ्रेगमेंटेशन तो कर लिया, और ये देखिए हमारे पास इस तरह की यूनिट है। एक क्विक रिवीजन में आपको दे देता हूँ कि ये 2 हमारे पास बफर के चैम्बर हैं, और ये हमारे पास पूरी जेल पड़ी हुई है। जेल कैसे बनी? एगारोस जेल, मैंने प्रोसीजर आपको पूरा समझाया था कि हम इस जेल को कैसे तैयार करते हैं, ये जेल की शीट कैसे बनाई जाएगी। इसमें यहाँ पर ये देखो लोडिंग वेल्स होते हैं, इसमें हम डीएनए के सैंपल को लोड कर देते हैं। यहाँ बफर है, यहाँ बफर है, ये पेपर की एक स्ट्रिप है, पेपर की एक स्ट्रिप यहाँ पर भी है, और इवन जेल को जो डिसॉल्व करते हैं वो भी बफर में डिसॉल्व करते हैं। तो वी हैव ए कंटिन्यूस सर्किट, यहाँ बफर, फिर यहाँ बफर, जेल में बफर, इस पेपर की स्ट्रिप में बफर, नीचे की ओर बफर, और फिर ये हम यहाँ पर 2 इस तरह से इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं। तो स्विच ऑन करने के बाद जो हमारे यहाँ नज़र डालें आप, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे वो तेज़ी से इस ओर भागने लगेंगे, एनोड की ओर भागने लगते हैं बच्चों, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फाइन, तो जब ये भागने लगेंगे तो मैंने आपको समझाया कि जो एगारोस जेल है हमारे पास, ये याद करिए, ये देखो ये डायग्राम है हमारे पास। तो उसमें जो एगार के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो वो जो गैप्स होते हैं, ये सीविंग इफेक्ट होगा यहाँ पर, और उस गैप में से हमारे डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है वो तेज़ी से नीचे की ओर भागने लगेंगे। जो छोटे टुकड़े होंगे वो तेज़ी से भागेंगे, सबसे आगे भागेंगे, और जो बड़े टुकड़े होंगे वो रेजिस्टेंस फील करेंगे थोड़ा सा, तो उनके लिए इतना आसान नहीं रहेगा स्पीड के साथ भागना। एंड बेस्ड ऑन दैट जो छोटे हैं वो थोड़े बड़े हैं या और बड़े हैं, ये सारे एक दूसरे से इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे, और एंड में हम क्या करेंगे, एक मशीन को बंद कर देंगे। बच्चों यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस समय मैंने आपको नहीं बताई है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो हमारा डीएनए का सैंपल यहाँ आपने लोड किया था ना, ये वाला यहाँ आपने मान लीजिए सैंपल लोड किया है, तो एक दिमाग में हमारा क्वेश्चन आएगा कि ये मशीन मेरे को कितनी देर तक चलानी है।
समझ रहे हो आप मेरी बात को? कितनी देर तक ऑन रखूँगा, मुझे कितनी देर तक ऑन रखना है मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि जब ये डीएनए के सेगमेंट से रन करेंगे ना, ये भागेंगे, तो अगर मैंने टाइमली इनको बंद नहीं किया तो फिर ये यहाँ से नीचे उतर जाएंगे। यानी कि अगर मैंने मशीन को टाइमली बंद नहीं किया तो जो सबसे छोटा वाला फ्रेगमेंट है ना बच्चों, वो सबसे छोटा वाला फ्रेगमेंट फिर ये यहाँ आने के बाद इस पेपर के होते हुए बफर में पहुँच जाएगा, वो तो डीएनए हमारा सारा मामला बिगड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमको चाहिए कि सारे बैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं और वो बैंड जेल में ही रहें, जेल को क्रॉस करके इधर नहीं आ जाएं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि चार्ज्ड मॉलिक्यूल है ना, अल्टीमेटली जब जेल खत्म हो जाएगी तो वो जेल को क्रॉस करके इस पेपर के सहारे नीचे की तरफ आ जाएंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंच जाएंगे वो। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा? डीएनए तो दिखता तो है नहीं, कलर्ड मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो कहाँ तक पहुंच गए बैंड हमारा? जैसे कि ये है ना, ये जेल है हमारे पास, तो अब ये सबसे छोटा वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुँच चुका है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पहुँच चुका है? मुझे कब मशीन को बंद करना है? तो इसका एक बड़ा सा सिंपल सा लॉजिक है बेटा, कि हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है ब्रोमोफिनोल। ब्रोमोफिनोल, तो ये आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, मैं भी कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ आपको, आप पॉज कर देंगे और बीच में लिख लेंगे ब्रोमोफिनोल कैसे काम करता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ब्रोमोफिनोल होता है ना, एक स्मॉल चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, स्मॉल चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, और इसका जो कलर होता है ना वो ब्लू कलर होता है। ओके, ब्रोमोफिनोल का ब्लू कलर रहेगा। और इसका जो साइज़ होता है, एक ब्रोमोफिनोल का जो साइज़ होता है, या यूँ समझे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना बेटा, इट इज़ इक्विवेलेंट टू सिंगल न्यूक्लियोटाइड। एक सिंगल डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उसके बराबर इसका साइज़ होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो हम क्या करेंगे कि उसको इसमें मिक्स कर देंगे सैंपल में। यहाँ पे जब आप लोड करेंगे तो उस सैंपल में पहले से थोड़ा सा ब्रोमोफिनोल ऐड कर देंगे, तो एक्चुअली हमारा ये पूरा सॉल्यूशन ही नीले नीले कलर का दिखेगा। और फिर जब ये सेपरेशन होने लगेंगे तो एक नीले कलर का बैंड जो है आपको भागते हुए दिखाई देगा, नीले कलर का बैंड। तो ये नीले कलर का बैंड कौन सा भागता हुआ दिखाई दे रहा है? ये आपका ब्रोमोफिनोल का मॉलिक्यूल सबसे आगे रन करेगा। तो सबसे फ्रंट में रन करने वाला ब्रोमोफिनोल होगा। क्यों होगा सबसे फ्रंट में रन करने वाला? क्योंकि इसका साइज़ डीएनए के किसी भी फ्रेगमेंट से छोटा है, ये तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जैसे जितना इसका साइज़ है। तो जब आपका ब्रोमोफिनोल यहाँ नीचे की ओर पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँच जाए ब्रोमोफिनोल, यानी कि वो ब्लू कलर वो दिखेगा आपको, फिर आप बंद कर दें। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया? जैसे ही ब्रोमोफिनोल एंड में यहाँ पहुँचे और आप मशीन को इमीडिएटली बंद कर देंगे, तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ब्रोमोफिनोल से आगे तो कोई भाग ही नहीं सकता। बाकी के डीएनए के जितने भी टुकड़े होंगे, एक डीएनए का छोटा से छोटा टुकड़ा जिसमें ये एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, एक इतना छोटा सा ये टुकड़ा है हमारे पास, 2 न्यूक्लियोटाइड जितना, ये भी आपके ब्रोमोफिनोल से पीछे रहेगा। तो इतने छोटे टुकड़े तो होते नहीं, बड़े बड़े टुकड़े ही हैं हमारे पास ये डीएनए के। ये इज़ दैट क्लियर? ये जो जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के, ये बड़े बड़े, कोई भी डीएनए का टुकड़ा सिंगल न्यूक्लियोटाइड जितना छोटा तो नहीं हो सकता है ना बेटा, तो वो कभी भी ब्रोमोफिनोल को बाईपास नहीं करेगा, उसके आगे नहीं भागेगा वो। तो सबसे आगे जो फ्रंट रनर कौन होगा? फ्रंट रनर हमारा ब्रोमोफिनोल होगा। द मोमेंट ब्रोमोफिनोल यहाँ पहुँच गया, उसके बाद आपको इसको बंद कर देना है मशीन को, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कोई भी डीएनए का टुकड़ा, कोई भी सेगमेंट जेल में से बाहर नहीं निकला। ये हो जाएगा। अच्छा, पीछे कहीं कलर नहीं दिखाई देंगे आपको, बिकॉज पीछे कौन आ रहे हैं? पीछे डीएनए के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उनमें कलर होता ही नहीं है। तो ब्रोमोफिनोल में ही कलर होता है, तो आगे वाला बैंड जो होगा वो ब्लू कलर का होगा। ये बैंड हमारे किसी काम का नहीं है। ये इसमें ब्रोमोफिनोल भरा था हमने सिर्फ इतना जानने के लिए कि हमारा सेपरेशन ढंग से हो रहा कि नहीं हो रहा। अब फिर मैंने आपको समझाया कि बैंड सही बने कि नहीं बने, सेपरेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये चेक करने का क्या तरीका है? तो ये चेक करने का तरीका है कि जो हमारी जेल है, उस जेल को हम इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे। तो उस जेल को केयरफुली उस मशीन में से निकाल लो, यूनिट में से, इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली जो यूनिट है उसको वहाँ से निकालो और इथिडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में कुछ समय के लिए रख दो। तो जो इथिडियम ब्रोमाइड है ये एक फ्लोरोसेंट डाई है, डीएनए के साथ जाके बाइंड हो जाएगी। ओके, और जब वो डीएनए के साथ बाइंड हो जाए तो आपकी जो जेल है उसके ऊपर आप ये देखो, मैंने लिखा है, आपने भी नोट्स बनाए कि नहीं बनाया, आई डोंट नो, हम उसके ऊपर यूवी लाइट डालेंगे। और जैसे ही हम यूवी लाइट डालेंगे जेल के ऊपर, डीएनए के जो बैंड्स हैं वो सारे चमकने लगेंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स आपको दिखाई दे जाएंगे। पर अब क्या है बेटा, उन्हीं बैंड में से कोई एक बैंड आपका ये वाला, ये देखो ये रेड कलर का, ये आपका इंसुलिन का है। पर आपको क्या पता इंसुलिन वाला बैंड कौन सा है? हमको पता चलेगा भी नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर बाय द वे आपको अभी पता चल भी जाए तो ये आपका इंसुलिन वाला जो डीएनए है ना, ये किसी काम का नहीं है, ये बेकार हो चुका है, ये डैमेज हो चुका है। इसने केमिकली रिएक्शन कर ली है, इसने इथिडियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कर ली है, तो इट इज़ रिएक्टेड मॉलिक्यूल हो गया है ना, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा, मुझे अभी इसको यहाँ से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जेल में से इस टुकड़े को नहीं निकालने वाला हूँ। ये जो इंसुलिन का मेरा टुकड़ा है, ये जो बैंड है, इसको मैं नहीं निकालूंगा।
बस मैंने तो अभी सिर्फ ये देखा मेरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की यूनिट ढंग से काम कर रही है, मेरा मेथड सही है, मैं जो सेपरेशन कर रहा हूँ वो सब सही है, बैंड्स का सेपरेशन हो रहा है, मैंने यूवी लाइट से चेक कर लिया है। अब मेरे पास अभी 2 सैंपल और बचे हैं, तो मैं अब उन 2 सैंपल का यूज़ करने वाला हूँ। आया समझ में? बस हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आपने यहाँ सेपरेशन किया है तो टाइम आपको नोट करके रखना पड़ेगा कि आपने कितनी देर तक इसको मशीन को चलाए रखा था इस सेपरेशन के लिए। कि फॉर एग्जांपल आपने 1 घंटा 30 मिनट 12 सेकंड चलाया है, तो वो टाइम जो है वो आपको एज सच नोट कर लेना है कि जब मैंने स्विच ऑन किया और वापस जब स्विच ऑफ किया है उसके बीच का टाइम कितना था। तो इवन सेकंड्स तक का आप उसको ध्यान रखेंगे। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया। अब आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इस बैंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इंसुलिन का बैंड कहाँ है, इंसुलिन का जीन कहाँ पर प्रेजेंट है। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास एक अगली टेक्निक है जिसे हम सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक कहते हैं। तो आज मैं आपको 3 ब्लोटिंग टेक्निक पढ़ूंगा। सदर्न ब्लोटिंग सबसे पहले डिस्कवर हुई थी E.M. सदर्न नाम का एक साइंटिस्ट था। E.M. सदर्न नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये टेक्निक डिस्कवर करी। तो सिंपल सी टेक्निक है। क्या काम की ये टेक्निक है कि मान लीजिए आपके पास कोई डीएनए का सैंपल है ना, आपके पास कोई डीएनए का सैंपल है और उस सैंपल में कोई पर्टिकुलर जीन है या पर्टिकुलर डीएनए की सीक्वेंस है और आपको आइडेंटिफाई करनी है कि मेरे उस डीएनए सैंपल में पर्टिकुलर सीक्वेंस वाला डीएनए प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये डिटेक्ट करना है। तो फिर आपके लिए हमारे पास सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक काम में लेंगे। तो कि जैसे अब मेरे पास यहाँ डीएनए के इतने सारे बैंड्स हैं, इन बैंड में इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है कि नहीं है, या है तो कहाँ है, ये आपको अगर पता लगाना हो तो उसके लिए आप सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक यूज़ करने वाले। तो मैं लिख लेता हूँ सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक कहाँ हम यूज़ करते हैं। लेट मी राइट, द टेक्निक इज़ यूज्ड, आप भी लिख के रखें, द टेक्निक इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस। प्रेजेंस का भी पता लगाएगा और नहीं होगा तो एब्सेंस का भी पता लग ही जाएगा कि द टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस या मेरा मतलब कोई पर्टिकुलर जीन भी हो सकता है वो, इन ए सेल और इन ए गिवन डीएनए सैंपल। ओके, गिवन डीएनए सैंपल, उसमें आपका कोई पर्टिकुलर डीएनए है या नहीं है ये पता लगाना है, तो हमें ये टेक्निक काम में लेंगे हम सदर्न ब्लोटिंग। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो अब तक आप क्या कर चुके हो? अब तक आपने सब, ये देखो बेटा, हमारे पास इस डायग्राम को ध्यान से देखें आप, हमारे पास ये सेल्स हैं। ओके, इन सेल्स में से आपने डीएनए का आइसोलेशन कर लिया है, तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। डीएनए का आपने आइसोलेशन कर लिया है, तो ये मैं आपको पहले पढ़ा ही चुका हूँ हम डीएनए का आइसोलेशन कैसे करते हैं। और डीएनए का आइसोलेशन करने के बाद ये देखो हमारे पास हमने किसी सेल में डीएनए निकाल लिया है, और डीएनए निकालने के बाद अब आपने उसका रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंटेशन भी कर लिया है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंटेशन, ये भी हम पहले ही कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले ही किया था ये तो हमने, है ना। और ये हमें फ्रेगमेंट्स मिल गए हैं, तो इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या नाम देने वाले हैं? इन फ्रेगमेंट्स को हम नाम देते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन्हीं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में से एक मेरा इंसुलिन वाला फ्रेगमेंट भी प्रेजेंट है। 3 बार क्यों बना दिया मैंने? तो आपको याद रखना इसमें मल्टीपल कॉपीज़ है ना, किसी भी डीएनए की सिंगल कॉपी नहीं है, क्योंकि आपने एक सेल में से डीएनए नहीं निकाला है, आपने 1000 सेल में से डीएनए निकाला है, तो आपके पास 1000 कॉपीज़ होगी उसकी, 1000 क्या 2000 कॉपीज़ होगी, क्योंकि हर सेल में इंसुलिन के जीन की 2 कॉपी है। तो आपके पास टोटल 2000 कॉपीज़ थी और 2000 कॉपीज़ को आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पर भी आपके ऑलमोस्ट 666 कॉपीज़ तो इसमें भी प्रेजेंट होगी। तो ये हमारा इंसुलिन का जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी मुझे पता नहीं है कि कैसे क्या है, फिर मैंने आपको समझाया कि हमने इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस पर सेपरेट कर देना है। तो ये सेपरेशन तक का पार्ट सदर्न ब्लोटिंग में भी कॉमन चलेगा। मतलब सदर्न ब्लोटिंग करने के पहले आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस तो करना ही करना है, इतना सारा काम तो आपको करना ही है। तो यहाँ आपने क्या किया है, व्हाट यू हैव डन, सेपरेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, सेपरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स ऑन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये देखिए आपने
एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया है और ये बैंड आपके सेपरेट हो गए। अब इन्हीं में आपका कोई ना कोई इंसुलिन का बैंड भी प्रेजेंट है। तो ये मान लीजिए ये वाला जो बैंड है ये आपका रेड कलर का जो मैंने करा है ये आपका डिज़ायर्ड डीएनए वाला बैंड है, डिज़ायर्ड डीएनए यहाँ प्रेजेंट है। पर देखो बच्चों, अब ध्यान से सुनना, अभी आपने इसको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन नहीं किया है। पिछली बार फर्स्ट वाले सैंपल को आपने इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया है, इस वाले जेल को आपने इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन नहीं करना है। अब आपको आगे प्रोसीड करना है, सदर्न ब्लोटिंग की शुरुआत करनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस तक जाएं, सेपरेट करें, सेपरेट करके उस जेल को वहाँ से उठा लें, उस इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो यूनिट है वहाँ से उसको पिक कर लें। और हमें पता ही नहीं है ये डिज़ायर डीएनए अभी जस्ट मैंने रेड कलर से बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि वो रेड कलर से वहाँ दिखाई दे रहा, हमें पता नहीं है। एक भी बैंड हमको यहाँ दिखाई नहीं देगा, वो तो यूवी लाइट से ही देखने पड़ते हैं हमको, या इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके देखने पड़ते हैं। अब हम इसको वापस इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग नहीं करने वाले, याद रखना, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रोफोरेसिस पर सेपरेशन करके इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके आपने अपने प्रोसीजर को बिल्कुल पक्का कर लिया है कि हाँ मेरा जो तरीका है काम करने का और मेरी मशीन है, मेरी लैब में सब कुछ सही चल रहा है। अब मैंने ये सेकंड टाइम इसको वहाँ पर वापस सेपरेट करा है बेटा। और हाँ, मैं चाहूँ तो इसको खाली इस जेल को चेक कर सकता हूँ यूवी लाइट से देखकर। तो उसके लिए एक जेल डॉग इक्विपमेंट आता है, उसमें मैं इस जेल को डालूंगा और ऊपर से यूवी लाइट डालूंगा तो मुझे एक्सरे की फिल्म पर फोटोग्राफ आ जाएंगे। तो बिना डीएनए को डैमेज किए, यानी कि बिना इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किए, दूसरी बार मैं चाहूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मैंने सेपरेशन सही किया है कि नहीं किया। अब क्योंकि हमने पहली बार में सेपरेशन सही किया था, हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। आगे बढ़ने में अब अपने को क्या करना है, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन नहीं करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पर आपने सेपरेट कर लिया इसको। अब आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ मैंने आपको बताया ये आपकी जेल है और इस जेल को आप ये देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ एक एल्कली सॉल्यूशन है, एल्कली सॉल्यूशन है, जिसकी एल्कली सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, पीएच जो है वो एल्कलाइन होनी चाहिए इसकी। तो NaOH का सॉल्यूशन बना लो आप, है ना, और पीएच उसकी थोड़ी एल्कली रखनी है। तो ये क्यों किया मैंने, ये बेटा मैंने इसलिए किया कि यहाँ पर ये जो आपके डीएनए के बैंड्स हैं ना, ये देखो अंदर ये डीएनए के बैंड्स हैं उस जेल में, ये जितना भी डीएनए है ये सारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। क्योंकि आपने जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपके पास मान लीजिए ये कोई बड़ा टुकड़ा है, अब आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इनके टुकड़े किए तो आपको तो ऐसे टुकड़े मिलते हैं, ये आपको याद होगा, ये इस तरह के हमें फ्रेगमेंट्स मिलने वाले हैं, करेक्ट, याद आ रहा है आपको। तो वो जो फ्रेगमेंट्स हमको मिलते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स, वो सारे डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। और मुझे अब डबल स्ट्रैंडेड नहीं चाहिए, जेल में ये डबल स्ट्रैंडेड है, बट आई वांट टू कन्वर्ट देम इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, इज दैट क्लियर। तो उसके लिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ एल्कली से ट्रीटमेंट किया है इसका। तो मैं यहाँ लिख लेते हैं अपनी थर्ड स्टेप क्या रही, नेक्स्ट स्टेप क्या रही। देखो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने डीएनए का आइसोलेशन किया, आइसोलेशन करने के बाद ये हमारी पहली स्टेप हो गई, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, और फिर उसको रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंटेशन कर लिया। उन रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंटेशन करने के बाद उनको तीसरी स्टेप ये हो गई कि आपने उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस पर सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद आपने उसको एल्कली से ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ये मेरी फोर्थ स्टेप होगी। नंबर डाल देता हूँ मैं, ट्रीट विथ एल्कली, ओके, ट्रीट विथ एल्कली। तो क्यों किया आपने ट्रीटमेंट विथ एल्कली, क्यों दे रहे हो आप, एल्कलाइन सॉल्यूशन में जेल को ट्रांसफ़र क्यों किया, ट्रीट विथ एल्कली। तो इसलिए किया बेटा ताकि डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाए, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाए। तो लिख लें हम ट्रीटमेंट विथ एल्कली टू डीनेचर डीएनए, टू डीनेचर डीएनए। आपको पता होगा डीएनए का डीनेचुरेशन का क्या मतलब है, तो सो दैट यहाँ लिख लेता हूँ मैं, और इस तरफ भी लिख लेते हैं, ट्रीटमेंट विथ एल्कली टू डीनेचर डीएनए सो दैट double stranded DNA get convert into सिंगल स्ट्रैंड्स, उनका स्ट्रैंड सेपरेशन हो जाए। कुल मिला के यहाँ पर क्या किया है आपने, स्ट्रैंड सेपरेशन किया, डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट किया। बट याद रखें आप, ये कहीं जाएंगे नहीं, यहाँ के यहीं पड़े रहेंगे, इसी जगह पर रहेंगे, वो लोकेशन उनकी चेंज नहीं होगी, मूव नहीं करेंगे। दे आर स्टक्ड इन द जेल, जेल के अंदर फंसे हुए हैं। बस ये है कि जो डबल स्ट्रैंडेड था वहीं जेल के अंदर ही अंदर वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारी अगली स्टेप हो गई, ट्रीटमेंट विथ एल्कली टू डीनेचर डीएनए। अब अपने को क्या करना है बच्चों, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इसे हम ब्लॉटिंग नाम देने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लॉटिंग स्टेप। अब ये ब्लॉटिंग स्टेप करते कैसे है वो समझो आप। तो ये मेरे पास एक, आप देखिए, एक ये मेरे पास इस तरह का जार है,
ग्लास का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हुआ वेसल है। इसमें नीचे ही नीचे मैंने बफर सॉल्यूशन भर दिया है, नीचे ही नीचे मैंने बफर सॉल्यूशन भर दिया है। सबसे पहले आपको इसमें बफर सॉल्यूशन भरना है और उसके बाद आपको ये दिख रही है, ये ऑरेंज कलर की कुछ स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है। कैन यू सी दिस ऑरेंज कलर्ड स्ट्रिप्स? तो ये ऑरेंज कलर की जो स्ट्रिप्स है वो मैं उस बफर सॉल्यूशन के ऊपर लिखूंगा। मैं लेबल कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने यहाँ क्या लिए, ये मेरे पास बेसिकली ऑरेंज कलर की जो स्ट्रिप्स ये ब्लॉटिंग पेपर है, या ब्लॉटिंग पेपर ले सकते हो, फिल्टर पेपर भी ले सकते हो आप। तो ये ब्लॉटिंग पेपर की मेरे पास स्ट्रिप्स है कुछ, करेक्ट, समझ में आया? तो मैंने 8-10 ऐसे टिश्यू पेपर जो होते हैं ना, सम सॉर्ट ऑफ, जो इंक को ब्लॉट करने के लिए अपन काम में लेते हैं, उस तरह का ये पेपर है बेटा, है ना, ब्लॉटिंग पेपर। उसके 8-10 लेयर्स बना ली मैंने। यहाँ देखो आप, ये 8-10 एक के ऊपर एक रख दिए मैंने उनको। तो मान लो मैंने 15 इस तरह के पेपर्स उसमें रख दिए। जैसे ही मैं ये पेपर रखूँगा ना, ये सारे पेपर गीले हो जाएंगे। किससे गीले हो जाएंगे? ये मेरे इस बफर सॉल्यूशन से गीले हो जाएंगे, क्योंकि वो कैपिलरी एक्शन से सारा बफर जो है, काफ़ी सारा बफर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो नीचे ही नीचे मुझे ये ब्लॉटिंग पेपर की स्ट्रिप्स रखनी है। और उसके बाद मुझे ये देखो, वो जो जेल है ना मेरी, ये जेल है मेरी। तो उस जेल को उन पेपर्स के ऊपर रखना है। ये वाली जेल कौन सी, जिसको आपने एल्कली से जो अभी ट्रीटमेंट दिया है ना, वहाँ से उठाओ उसको, और उस जेल को फिर आपको यहाँ देखिए ये रख दिया हमने उस जेल को। तो ये सेकंड जो हमारे ब्लॉटिंग पेपर्स हैं उनके ठीक ऊपर मैंने जेल रख दी है। और जेल के ऊपर ध्यान दो आप, ये ग्रीन कलर की जो मैंने रखी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये जो ग्रीन कलर की एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको, ये हमारी नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन है। नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन मैंने यहाँ रख दी। ओके, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन रखने के बाद नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रखें? वापस सेवरल लेयर्स ऑफ ब्लॉटिंग पेपर। वापस मैंने टिश्यू पेपर या जो फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर होता है वो पेपर रख दिया है यहाँ पे। आया समझ में? और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर कोई वेट, हेवी वेट रख दूंगा इनके ऊपर। कोई अभी बनाया नहीं है मैंने, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमने कोई वेट रख दिया है। ओके, कोई भी हैवी आइटम जो होता है वो रख देते हैं। आजकल तो खैर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट आ गए, तो वेट रखने की जरूरत नहीं होती है। क्लिप्स आते हैं, उनसे इसको कंप्रेस कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द एम? अब ये किया क्या मैंने, ये सेटअप क्यों तैयार किया, मैं समझा रहा हूँ आपको। समझो, बड़े ध्यान से सीखना और समझना कि ये जो हमारा बफर है ना बेटा, ये कैपिलरी एक्शन से ऐसे ऊपर चढ़ेगा, ऐसे ऊपर आएगा, यहाँ से होते हुए यहाँ ऊपर की ओर जाने लगेगा। आया समझ में आप लोगों को? क्लियर? और डेफिनेटली बफर सॉल्यूशन ऊपर चढ़ेगा। अब ध्यान से सुनो, जब बफर का जो सॉल्यूशन है ये इन टिश्यू पेपर से होकर, जेल में से होकर ऊपर की ओर ट्रांसफ़र होगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो ये जो डीएनए के हमारे बैंड्स है ना बेटा, ये डीएनए के बैंड्स फ्लो के साथ साथ, बफर के फ्लो के साथ साथ इस जेल में से निकल जाएंगे और इस नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन से जाके चिपक जाएंगे। पर ये नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे। नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है उसमें इतने बड़े बड़े पोर्स नहीं है कि वो यूँ ऊपर बाहर ही आ जाए, नहीं आएंगे। तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इन दिस स्टेप, इस पर्टिकुलर स्टेप को, जिसको मैंने क्या कहा, ब्लॉटिंग स्टेप कहा है, इस ब्लॉटिंग स्टेप में मैं करने क्या वाला हूँ, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द डीएनए बैंड। जो जेल के अंदर हमारे डीएनए बैंड्स हैं ना, उनको मैं नाइट्रोसेलुलोज पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं लिख लेता हूँ यहाँ, ब्लॉटिंग स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए बैंड्स, जो डीएनए के बैंड्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम जेल से ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑन टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। आया समझ में आपको बच्चों? नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है उस पे मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। और करने का जो मेथड है वो बड़ा मैकेनिकल मेथड है, सिंपल सा, कि जिस तरह से आपके हम जब छोटे थे और जब हमारी बेंच पर इंक गिर जाती है तो हम टिश्यू पेपर की हेल्प से उस इंक को ब्लॉट कर लेते हैं ना, सेम उसी मेथड से नीचे मैंने कुछ ब्लॉटिंग पेपर्स रख दिए, फिर जेल रख दी, जेल के ठीक ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन रख दी, और नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन के वापस ऊपर ये फिल्टर पेपर रख दिए मैंने, ब्लॉटिंग पेपर रख दिए। अब क्या होने वाला है, ये जो बफर है ये ऊपर की ओर फ्लो करेगा, कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाएगा। और जब ये बफर हमारा, बफर बोला है ना, डफर नहीं बोला है, तो ये जो बफर है हमारा, जब ये बफर यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से इस जेल में से होकर जाएगा, तो ये जो डीएनए के बैंड्स हैं ये मेम्ब्रेन के ऊपर जाके
चिपक जाएंगे। क्या ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे? नहीं, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, जेल में से निकलेंगे, मेम्ब्रेन पर जाके चिपक जाएंगे। किसकी मेम्ब्रेन लेने वाले हैं बेटा? यहाँ पर हम अगर डीएनए और आरएनए की ब्लोटिंग कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो उस समय हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन लेने वाले हैं। अब अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हो गया, ये मेरे पास नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन है, नाइट्रोसेल्यूलोज की मेरे पास मेम्ब्रेन है, और जितने भी डीएनए के बैंड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ आ गए, डीएनए के बैंड्स यहाँ आ गए, मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, तो इसमें 24 आवर्स 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का समय लगेगा, हमको पड़ा रहने देना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये जो बैंड्स हैं ये सारे के सारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मेम्ब्रेन पर आ जाएंगे, क्योंकि जेल बड़ी डेलिकेट होती है। और आगे का जो प्रोसीजर है, मेरे को इंसुलिन का जीन आइडेंटिफाई करना है ना, तो मैं इंसुलिन का जीन उस जेल के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा बेटा, मुझे उसको उन डीएनए के बैंड्स को जेल में से निकालना पड़ेगा। तो जेल में से निकाल के मैंने उनको नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पर यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया। ओके, तो जैसे बैंड जेल पर थे ना, वैसे के वैसे बैंड्स जो होंगे वो आपके जेल नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और उसी स्टेप को हमने नाम दिया ब्लॉटिंग। अच्छा, एक काम और हम करने वाले हैं कि ये जो हमारी मेम्ब्रेन होगी, इसको अब हमको क्या है कि सूखने के लिए, है ना, ये थोड़ी गीली भी होगी, तो इसको मुझे सूखने के लिए अवन में रखना पड़ेगा। मैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करूँगा, और इसको कहते हैं बेकिंग, है ना। तो जो मेम्ब्रेन की यहाँ लिख देते हैं, अगली स्टेप हमारी क्या हो गई? ब्लॉटिंग कर लिया आपने, ब्लॉटिंग करने के बाद बेकिंग एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों किया? उससे ये फायदा होगा। अच्छा, ये बताओ मुझे, ये डीएनए के जो बैंड्स हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड है कि सिंगल स्ट्रैंडेड है? ये जो बैंड है, इन बैंड में जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होगा कि सिंगल स्ट्रैंडेड होगा? तो याद रखें, ये बैंड जो हो गए ये सारे के सारे आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बैंड्स हैं। ओके, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही इनको एल्कली से ट्रीट कर रखा था, तो ये सारे सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो बेकिंग का पर्पज ये होता है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो उस मेम्ब्रेन से अच्छे से बाइंड हो जाए, इसीलिए हम कोई 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करते हैं, बेकिंग करते हैं, ताकि वाई टू बेक। तो यहाँ लिख लें हम, बेकिंग इज डन, आप भी साथ साथ लिख लें, द बेकिंग इज डन टू इम्प्रूव बाइंडिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए with the membrane, with the nitrocellulose membrane, इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया आपको? तो ये आपने बेकिंग कर लिया। अब बेकिंग करने के बाद अगली स्टेप पर आ जाओ, यहाँ ध्यान से समझेंगे। अब आ रही है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हमें क्या पता है कि हमारा इंसुलिन का जीन कहाँ है? अभी भी हमको पता नहीं चला है ना। तो मान लीजिए ये वाला जो हमारा रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, ये हमारा इंसुलिन का जीन है, और इंसुलिन का जीन अभी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में, वहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है इंसुलिन के जीन के। तो अब ध्यान से समझना बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब मुझे ये पता लगाना है कि मेरा इंसुलिन का जीन कहाँ है। तो मेरी ये जो अगली स्टेप है ना बेटा, इस स्टेप को नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब। हाइब्रिडाइजेशन, बेकिंग करने के ठीक बाद हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब। ओके, ये एक नया मॉलिक्यूल आया, एक नया वर्ड आया आपके सामने, प्रोब। एग्जैक्टली ये प्रोब क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। ध्यान से समझना प्रोब क्या होता है। तो मेरे पास थोड़ी जगह है, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको प्रोब के बारे में, ठीक है? क्लियरली सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि मान लीजिए ये आपका इंसुलिन का जीन है, ये आपका इंसुलिन का जीन है जिसको आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और वहाँ से उसको निकालना भी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बेटा कि यू मस्ट नो द सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन। ये आपका जो इंसुलिन का जीन है, मान लीजिए ये इंसुलिन का जीन है, तो मुझे इसकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए। अगर मुझे इंसुलिन की सीक्वेंस पता नहीं है ना, भूल जाओ अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट करना। भाई जो जीन आप किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालने की इच्छा रखते हो, आपको उस जीन की अगर सीक्वेंस ही नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। पहला काम ही यही होने वाला है। तो हम मानकर चलते हैं कि हमें तो इंसुलिन के जीन की सीक्वेंस पता है। अब हमें क्या करना है बच्चों कि मान लीजिए इसकी सीक्वेंस जो है, थोड़ा इसको मैं और ये गैप ज़्यादा है तो मैं थोड़ा इसको
छोटे ये गैप को कम कर देता हूँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बढ़ाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर सीक्वेंस है एडिनिन गुआनिन गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन एडिनिन साइटोसिन गुआनिन। मुझे पूरे इंसुलिन की सीक्वेंस पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं अभी इतने से सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, ओके। ये सीक्वेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी की सीक्वेंस मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ। ऑपोजिट सीक्वेंस क्या होगी? टी सी सी जी जी सी टी जी सी, ये इस तरह से होगा, ओके। तो मुझे क्या करना है बच्चों कि एक सिंथेटिक डीएनए बनाना है, छोटा डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है, सिंगल स्ट्रैंडेड। लेबोरेटरी में पॉसिबल है हमारे पास, आर्टिफिशियली छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा सकते हैं। अभी आप बोलने बैठ जाओ मेरे को कि सर पूरा का पूरा इंसुलिन का जीन बना के दो मुझे, तो वो तो हमारे लिए मुश्किल होता है, हम नहीं बना सकते इतना बड़ा। देन वी हैव अदर मेथड्स, बनाने की अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो बना भी सकते हैं, लेकिन अभी हम ये सब नहीं करने वाले। हमें तो एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो हम अभी एग्जैक्टली उस काम पर लगे हुए हैं, ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों मुझे एक छोटा डीएनए का टुकड़ा तैयार करना है। ये डीएनए का भी हो सकता है, आरएनए का भी हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। एक छोटा मेरे को डीएनए और आरएनए का टुकड़ा तैयार करना है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। इसकी सीक्वेंस क्या होगी? तो इसकी सीक्वेंस आपके इंसुलिन के जीन के किसी भी एक पार्ट की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी। आई रिपीट द स्टेटमेंट, द सीक्वेंस ऑफ द प्रोब इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एनी पार्ट ऑफ द जीन ऑफ द इंसुलिन। तो अब इतना बड़ा जीन है ना मेरे पास इंसुलिन का, यहाँ से यहाँ इतना बड़ा है, तो मुझे इतना सा ये जो पार्ट है यहाँ का हो सकता है, यहाँ से उठा सकता हूँ, 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 कोई सा भी एक रीजन ले लूँ, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए मेरी प्रोब की सीक्वेंस। तो अब यहाँ क्या है कि मैंने मान लीजिए ये वाला रीजन ले लिया है, तो मेरे प्रोब की सीक्वेंस क्या होगी? मेरे प्रोब की सीक्वेंस होगी, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा हूँ, इस ट्रेंड की कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा हूँ, तो फिर मेरे प्रोब की जो सीक्वेंस होगी वो बिल्कुल ये होगी, टी होगा, सी होगा, सी होगा, जी होगा, जी होगा, सी होगा, टी होगा, जी होगा और सी होगा। आया समझ में? आया? क्लियर? तो अब इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर मेरा ये इंसुलिन का जो डीएनए है, ये जो जीन है, इसको मैं यहाँ बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दूँ और मैं इसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर दूँ, तो ये जो मेरा प्रोब है ना, ये यहाँ जाके बाइंड हो जाएगा। इसके साथ नहीं होगा क्योंकि स्किन इसकी तो सेम हो रही है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। तो द डेफिनेशन ऑफ द प्रोब एक बार आप लिखें, आप याद भी रखना है आपको। द प्रोब is an oligonucleotide चेन होती है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता ना, 10 12 15 ऐसे इस तरह से, है ना। तो 12 से 20 न्यूक्लियोटाइड होंगे उसमें, समथिंग। द प्रोब इज एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन। इट्स सीक्वेंस must be complementary to a region of the gene to be cloned। कुछ भी लिख लें आप, क्लोनिंग करने वाले हैं हम, या टू बी ट्रांसफर्ड कर लो आप, है ना। टू बी ट्रांसफर्ड, जिस जीन को आपको ट्रांसफर करना है उसके किसी भी रीजन की कॉम्प्लीमेंट्री हो, टू बी ट्रांसफर्ड। आया समझ में आपको? जिसको आप इंसुलिन का ट्रांसफ़र करने वाले हो, तो यहाँ पर यूँ भी कर सकते हो, आपका जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो लिख सकते हो, वट एवर यू वांट टू राइट, कुछ भी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। प्लस एक चीज़ कि जब मैं इसको बनाऊँगा तो इसमें मैं कैसे बनाऊंगा? मैंने बताया ना, मैंने जीन मशीन से बनाऊंगा, मैं अपनी लेबोरेटरी में बनाऊंगा। इसको बनाया जा सकता है, इसको हर इंसान को बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे हर लेबोरेटरी में ये बनाए नहीं जाते। देयर आर बिग फार्मा कंपनीज, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज होती है, उनको आप एक लेटर भेजना आएगा कि मुझे आपको 20 न्यूक्लियोटाइड लंबा एक प्रोब भेजो जिसकी सीक्वेंस ये होनी चाहिए, फला सीक्वेंस आप लिख के भेजो, आपके पास बने बनाए आ जाएंगे। हर चीज़ हम करने नहीं बैठेंगे ये, तो ये तो हमारे पास बड़ी बड़ी बायोटेक्नोलॉजी की कंपनीज होती है ना, तो वो बना के दे देती है हमको। तो अब यहाँ ये याद रखना है कि आपका ये जो प्रोब है ना बेटा, ये यही प्रोब है, ये आपका है ना, ये दिस इज प्रोब। और आपको ये याद रखना है कि इसकी जो सीक्वेंस है वो हमारे जिस डीएनए को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस डीएनए को हमको आइडेंटिफाई भी करना है अभी, उसके किसी भी एक रीजन की कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। यही तो मैंने लिखा, द प्रोब
इज एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन। चाहे तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ले लो, चाहे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी ले लो। आरएनए भी बनाओगे ना, इसको टी की जगह यू कर लो, और क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ जहाँ टी है वहाँ यूँ कर लोगे, और शुगर जो होगी वो डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज ले लो। आरएनए भी बनाओगे ना, तभी आरएनए यहाँ जाके बाइंड हो जाए, क्योंकि डीएनए भी बाइंड होते हैं, आरएनए भी डीएनए के साथ डबल बॉन्ड बना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। फाइन, ओके, आई रिपीट, द प्रोब इज एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन, इट्स सीक्वेंस मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री टू अ रीजन ऑफ द जीन टू बी ट्रांसफर्ड। जिस जीन को आपको ट्रांसफर करना है, जिस जीन को आप आइडेंटिफाई करने वाले हैं, उसके किसी भी एक रीजन की कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। फाइन बच्चों, प्लस 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए, दूसरा इसको आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी, मीन्स इट शुड बी रेडियो लेबल्ड। अब रेडियो लेबल्ड का क्या मतलब हुआ? रेडियो लेबल्ड का मतलब ये हो गया बेटा कि आपको क्या करना है बेटा, कि जब आप इसको बनाओगे, ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में जोड़ के एक 10-20 न्यूक्लियोटाइड की ये चेन बनाओगे, यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड आप यूज़ करने वाले हो उसमें रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, ट्राइटियम होना चाहिए। तो एक जो पूरा का पूरा जो आपका ये स्ट्रैंड होगा ना, ये जो टुकड़ा बनेगा ना, ये रेडियो लेबल्ड होगा। तो रेडियो लेबल का क्या मतलब हो गया? रेडियो लेबल का मतलब हो गया कि इसको रेडियो एक्टिव कंपाउंड से बनाया। अब रेडियो एक्टिव कंपाउंड भी कौन से, पर्टिकुलरली जो थाइमिडीन यूज़ किए जाते हैं, उस थाइमिडीन में जो हाइड्रोजन होता है वो ट्राइटियम यूज़ करते हैं। तो ट्रीशिएटेड हम इसको यूज़ करेंगे और ये रेडियो लेबल हो जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, समझ जाएं आपको कि जो न्यूक्लियोटाइड में यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, उनमें रेडियो एक्टिविटी होनी चाहिए। अब रेडियो एक्टिविटी कहाँ से आएगी? तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो हाइड्रोजन यूज़ करेंगे वो आपका नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं होकर रेडियो एक्टिव ट्राइटियम यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल आपका ये जो प्रोब होगा ये रेडियो लेबल्ड हो जाएगा। एक और बात बता देता हूँ मैं आपको कि कई बार क्या होता है कि आजकल हर लैब में रेडियो एक्टिव कंपाउंड से काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब इनको काम करते हो, रेडियो एक्टिव प्रोब को यूज़ करोगे, अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे, एंड में आपको इनको सबको डिस्पोज भी तो करना पड़ेगा। आप क्या रेडियो एक्टिव मटेरियल को ऐसे ही वॉश बेसिन में जाके वॉश थोड़ी कर सकते हो, नाली में थोड़ी बहा सकते हो। तो हर लेबोरेटरी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि प्रोब जो है वो रेडियो लेबल हो। तो ऐसे में आजकल प्रोब की जो लेबलिंग है वो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ये ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको समझाया रेडियो लेबल्ड हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम इसे किसी फ्लोरोसेंट डाई से भी लेबल कर सकते हैं। फ्लोरोसेंट डाई से भी लेबल कर सकते हैं। अब फ्लोरोसेंट डाई से लेबल करने का क्या मतलब हुआ कि मैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स जोड़ दूँ, ये एक फ्लोरोसेंट डाई के मॉलिक्यूल जोड़ दिए मैंने यहाँ पर। ऑफ कोर्स इससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर ये जो है बड़ी आसानी से जाके बाइंड होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट देन कई बार हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। हर लैब रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पोज करने की फैसिलिटी नहीं होती। आपको पता है रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए ज़मीन में गहराई में 500 मीटर 1 किलोमीटर की गहराई में बड़े बड़े खड्डे खोदे जाते हैं, टनल बनाई जाती है नीचे, और फिर वहाँ बड़ा सा एक स्पेस क्रिएट किया जाता है जिसमें लेड जो होता है ना, उसकी 1-1 फीट मोटी दीवारें बनाई जाती है, और ऐसा एक चैम्बर बनाया जाता है जिसकी वॉल्स जो होती है वो लेड से बनी होती है, और वो भी थिकनेस भी उनकी 1-1 2-2 फीट 1.5 फीट होती है। उसमें जाके उसको डिस्पोज डंप करते हैं और फिर उसको ब्लॉक करते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नॉर्मल लैब्स कि वो है ना रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ गेम करे, हर जगह उसको डिस्पोज नहीं किया जा सकता है। तो आजकल हमारे पास प्रोब जो होते हैं वो रेडियो लेबल की जगह फ्लोरोसेंट डाई से भी लेबल किए जा सकते हैं, आप तो याद रखें। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये डाई मॉलिक्यूल बनाया है। फाइन, अब क्या करने वाले हैं, वापस ऊपर आ जाओ, इसकी बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब। हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब, तो यहाँ क्या करने वाले हैं कि अब हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपके पास खूब सारे प्रोब के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये देखिए ये प्रोब मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे प्रोब्स हैं। आपको प्रोब में समझा चुका हूँ। तो इस प्रोब को आप यहाँ इसके ऊपर स्प्रेड कर दोगे, ठीक है। तो ये जो आपके प्रोब मॉलिक्यूल्स हैं सब एक जैसे हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं पर सेम चीज़ है, सेम मॉलिक्यूल है जिसकी मल्टीपल कॉपीज़ है, एक मॉलिक्यूल डालना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारा जो प्रोब होगा ना वो यहाँ आके देखो बाइंड हो गया, ये देखिए। ये बाकी के तो यूं ही पड़े रहेंगे, फैले रहेंगे, ये पता नहीं कहाँ जाएंगे ये तो, क्योंकि आप एक डीएनए मॉलिक्यूल नहीं डाल सकते हो ना, एक प्रोब मॉलिक्यूल डालना पॉसिबल नहीं है। आपके पास ये प्रोब मॉलिक्यूल के सॉल्यूशंस हैं। तो जब हम इसको उस नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर स्प्रेड करेंगे तो हमारा प्रोब जो है वो जहाँ पर भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रेजेंट है ना बेटा, वो उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ बाइंड हो गया, और ये तो हो गया बाउंड, हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब। ये स्टेप को क्या नाम दिया मैंने, हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब। यानी यहाँ क्या हो रहा है कि हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए है या जो प्रोब है, इट बाइंड्स विद द डिज़ायर्ड डीएनए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ, द प्रोब बाइंड विथ
द प्रोब बाइंड विथ डिज़ायर्ड डीएनए, जो आपका जिसकी आप फाइंड आउट करने चाह रहे हो, जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो कि मेरे जेल में, मेरे मेम्ब्रेन पर मेरा डिज़ायर्ड डीएनए कहाँ है, मेरा इंसुलिन का डीएनए कहाँ है, तो वो इस तरह से हो जाएगा, द प्रोब बाइंड विथ डिज़ायर्ड डीएनए। और इस स्टेप को हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आया? अब यहाँ पर हमारे पास खूब सारे ये अनबाउंड प्रोब मॉलिक्यूल भी पड़े हुए हैं, ये सारे अनबाउंड प्रोब मॉलिक्यूल भी पड़े हुए हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वॉशिंग करनी पड़ेगी। उस नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन को मैं वॉश करूंगा। क्यों किया? टू रिमूव अनबाउंड प्रोब, टू रिमूव अनबाउंड प्रोब। अच्छा, वॉशिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेम्ब्रेन पर मैंने बेकिंग किया था ना, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टाइटली बाउंडेड है, तो जब मैं वॉश करूंगा, बफर से वॉश करते, यूं नहीं कि आप नल के नीचे ले जाके रख दो इसको, नॉट लाइक दैट। हम इसको है ना बफर सॉल्यूशन से प्रॉपरली वॉश करेंगे और अनबाउंड प्रोब जितने भी होंगे उनको वहाँ से निकाल देंगे। लेकिन एक बचा रहेगा, यहाँ पर आपका ये इंसुलिन का जीन था, ओके तो इसके साथ आपका जो प्रोब मॉलिक्यूल है वो तो इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ये रहा हमारे पास प्रोब, तो ये इसके साथ बाइंड होगा। और याद रखें, ये जो प्रोब है ये लेबल्ड है, रेडियो लेबल्ड होता है, या आपने इसको फ्लोरोसेंट डाई से लेबल किया। तो ये हमारी अगली स्टेप हो गई वॉशिंग। वॉशिंग के बाद अब क्या करने वाले हो? वॉशिंग के बाद फाइनली आप इसको विजुअलाइजेशन करोगे। अब मुझे देखना है, इसको विजुअलाइजेशन करोगे। अभी भी मुझे कुछ दिख थोड़ी रहा है, ये ठीक है, आपको तो मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट दैट डजंट मीन कि वहाँ आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है। बस आप तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जा रहे हो, जो स्टेप्स मैंने बताई है वो स्टेप्स आप करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। ओके, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट। विजुअलाइजेशन कैसे करोगे, अब प्रोब को दिखेगा कैसे? तो बड़ा सिंपल है बेटा, ये आप ध्यान से सुनना, मेरे पास यहाँ जगह है तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि जैसे ये आपके पास नाइट्रोसेलुलोज की, ये आपके पास नाइट्रोसेलुलोज की आपकी मेम्ब्रेन है, और जैसा कि आप जानते हो कि इसके ऊपर आपने ये इस तरह से इसके ऊपर डीएनए के बैंड्स हैं, सारे वो दिख नहीं रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आपके पास बैंड्स हैं और इनमें से किसी एक बैंड के साथ आपका प्रोब भी हाइब्रिडाइज है ना। तो इसके ठीक नीचे आपको क्या करना है, एक्सरे की फिल्म रखनी है। ओके, क्या रखने वाले हो आप? एक्सरे की फिल्म रखोगे। तो जब आप इसके ठीक नीचे की ओर, यहाँ बना देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर आप इसके नीचे एक एक्सरे की फिल्म रखोगे। फाइन, ये थोड़ा सा मैंने देखो इस तरह से बना दिया। ओके, तो इसके ठीक नीचे आप एक्सरे की जो फिल्म होती है वो रखोगे। नाउ व्हाट विल गोइंग टू हैपन, ये एक्सरे की फिल्म रखने के बाद बच्चों, एक्सरे की फिल्म रखने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये जो आपका प्रोब है ना बेटा, ये प्रोब आपका रेडियो लेबल्ड है। अगर आपने रेडियो लेबलिंग किया है तो प्रोब जो होता है वो रेडियो लेबल्ड है। फाइन, तो जब ये रेडियो लेबल्ड प्रोब होगा, कुछ देर आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें, और जब इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और उसके ठीक बाद इसको हटाएंगे यहाँ से, किसको? एक्सरे की फिल्म को। ये आपकी एक्सरे की फिल्म है, तो आपको इस एक्सरे की फिल्म पे किसी एक जगह पर ब्राइट कलर का एक बैंड दिखाई देगा। सिर्फ एक जगह आपको, वो जैसे ना फोटोग्राफ खींचते हैं अपन, नेगेटिव कैसे डेवलप हो जाती है, वैसी एक आपको एक्सरे की फिल्म पर नेगेटिव डेवलप हो जाएगी और यहाँ आपको आपका बैंड दिखाई दे जाएगा। अगर आपको ये इस तरह का एक चमक, बैंड का मतलब ये हो रहा है कि आपको कलर उड़ा हुआ दिखाई देगा एक्सरे की फिल्म के ऊपर। तो अगर आपको कलर उड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक जगह पर ये, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ठीक इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर आपकी जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर आइसो आपका डिज़ायर्ड डीएनए प्रेजेंट आया। समझे? डिज़ायर्ड डीएनए अभी भी आपका यही है। दैट डिज़ायर्ड डीएनए इज स्टिल प्रेजेंट ऑन द सेलुलोज मेम्ब्रेन। अभी मुझे तो ये देखना है कि मेरे प्रोब की बाइंडिंग हुई कि नहीं हुई है, मेरा प्रोब वहाँ जाके कहीं ना कहीं बाइंड हुआ है कि नहीं हुआ। जहाँ प्रोब बाइंड होगा इसकी गारंटी है कि वहाँ इंसुलिन का जीन है। मुझे तो ये देखना है ना कि मेरे यहाँ पर इनमें से इंसुलिन का जीन कौन सा बैंड है जो मेरा इंसुलिन का बैंड है, और है भी नहीं यहाँ पर इंसुलिन का जीन। तो प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन करा के फिर मैं इसको कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, ये जो आपने किया ना, ये ऑटो रेडियोग्राफी किया है। ऑटो रेडियोग्राफी करते कुछ नहीं ऑटो रेडियोग्राफी में, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल उसके नीचे एक्सरे की फिल्म लगाते हैं, और एक्सरे की फिल्म लगते ही वहाँ पर इसके ऊपर चमकता हुआ एक आपको ब्राइट कलर का स्पॉट बन जाएगा वहाँ। तो ये जो ब्राइट, इसको बैंड नहीं लिखेंगे अपन, मैंने गलत ही लिख दिया ना, बैंड तो वहाँ है, इसको लिख देंगे हम ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। किस पे बना ये ब्राइट स्पॉट? एक्सरे की फिल्म पर बना। कहाँ रखी थी आपने एक्सरे की फिल्म? उस नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन के ठीक नीचे रखा था। इज दैट क्लियर? और कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में यहाँ पर इस तरह का एक ब्राइट स्पॉट दिखाई दे जाए। तो अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि मान लीजिए, समझना बड़े ध्यान से, मज़ेदार बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी ये जो जेल है,
इसकी जो टोटल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, ओके 15 सेंटीमीटर है, और इसकी विड्थ जो है वो मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये कि ये साइज़ इसकी भी रखनी पड़ेगी, जो आपकी एक्सरे की फिल्म होगी उसको भी उसी साइज़ का रखो आप। तो ये भी आपकी 15 सेंटीमीटर की होगी और ये भी आपकी इस तरह से 8 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर लो आप, कि ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ऊपर से 6 सेंटीमीटर है और इधर से ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है समथिंग। तो इसका मतलब ये हो गया, आपको यहाँ कुछ दिखाई थोड़ी दे रहा है नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन में, न तो ये डीएनए के बैंड दिखाई दे रहे हैं आपको, ओके, न आपका ये प्रोब वाला वो दिखाई दे रहा, पर बस आपको एक बात पता चल गई है कि मेरी जो नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है उसमें ऊपर से 6 सेंटीमीटर और यहाँ लेफ्ट से 4 सेंटीमीटर पर मेरा डिज़ायर्ड डीएनए प्रेजेंट है। मतलब आपने इस सदर्न ब्लॉटिंग से सिर्फ ये पता लगाया कि जो इनिशियली मैंने डीएनए के सैंपल्स लिए थे, ये वाले जो इनिशियली मैंने ये सेल्स थी, इन सेल्स में मैंने इनके जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंटेशन किया है, उन फ्रेगमेंटेशन में मेरे पास इंसुलिन का जीन है कि नहीं है। तो वो एंड में जाके आपको पता चल गया कि हाँ, उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा आपका इंसुलिन का है, और उसकी लोकेशन भी समझ में आ गई आपको कि वो आपकी उस नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है ना बेटा, उस नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पर ऊपर से समथिंग 8 सेंटीमीटर और लेफ्ट से 6 सेंटीमीटर समथिंग 6 सेंटीमीटर और लेफ्ट से वहाँ पर 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। अगर आपकी एक्सरे की फिल्म पर कोई चमक नहीं आती है, कोई ब्राइटनेस नहीं आ रही है, इसका मतलब ये हो गया आपका प्रोब बाइंड ही नहीं हुआ। अब प्रोब क्यों नहीं बाइंड हुआ भाई, इसका मतलब हो गया प्रोब नहीं बाउंड होने का तो फिर एक ही रीज़न है कि आपके उन टुकड़ों में इंसुलिन का जीन प्रेजेंट नहीं है। आया समझ में आपको। तो बेटा ये सिर्फ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी नहीं, याद रखें मैं आपको एज ए होल सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ा रहा हूँ, एज ए होल सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सदर्न ब्लॉटिंग के पहले मैंने ये स्टेप्स भी रिपीट करी। अदरवाइज आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम पहले कर चुके हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट हम पहले कर चुके हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर सदर्न ब्लॉटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है हमारी, ये बहुत काम आती है। तो इसलिए मैं डेफिनेशन भी समझो आप। द टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट इन ए सेल और इन ए गिवन डीएनए सैंपल। ठीक है, कोई सैंपल दिया है या कोई सेल दी है आपको, उसमें ये प्रेजेंट है कि नहीं है। सुनो, सदर्न ब्लॉटिंग की जरूरत और कब पड़ेगी, आगे वापस पड़ेगी। मान लीजिए आप सक्सेसफुल हो जाते हो कि आपने ये यहाँ से डीएनए जो है, ये आपका इंसुलिन का जीन है, इसको वेक्टर में डाल के आपने ई कोलाई में डाल दिया। ओके, आपने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, लेकिन ई कोलाई के अंदर आपका डिजायर्ड डीएनए गया भी नहीं गया, इंसुलिन का जीन अंदर गया भी नहीं गया, ये कैसे पता लगाओगे। तो फिर बाद में वापस आपको जो आपके पास बैक्टीरिया होंगे, उन बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया लो, आप सैंपल लो, उनका डीएनए निकाल के वापस उसमें सदर्न ब्लॉटिंग करके चेक करेंगे कि हमारा जो इंसुलिन का जीन है वो बैक्टीरिया में गया कि नहीं गया। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. You go with the definition. The technique is used to detect presence or absence of a specific DNA sequence in a cell or in a given DNA sample. आया समझ में आप लोगों को बच्चों। तो इस तरह से हमारी ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गए। अब इसको मैं फाइनल ख़त्म करूँगा, लेकिन ख़त्म करने से पहले अभी भी मेरा काम तो नहीं हुआ ना। एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डू कि मुझे तो इंसुलिन का जो जीन है मेरे हाथ में चाहिए ताकि मैं इसको वेक्टर में डालूँ। अगली स्टेप क्या होने वाली मेरी, कम टू दिस पॉइंट, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अभी आपने आइसोलेट थोड़ी किया, अभी तो आपने आइडेंटिफाई किया है कि मेरा डिजायर्ड डीएनए उस नाइट्रोसेलुलोज पर की मेम्ब्रेन पर पड़ा है। कहाँ पड़ा है आपका डिजायर्ड डीएनए, आपकी इस नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है यहाँ पड़ा है। ये देखिए लास्ट वाली स्टेप पर आ रहा हूँ मैं। फाइन, तो ये तो यहाँ पड़ा है ना बेटा, आपके हाथ में तो अभी भी नहीं आया। इसको वेक्टर में कैसे डालोगे। वेल, आप इसको भी काम में नहीं ले सकते क्योंकि आप इसको इस मेम्ब्रेन से उखाड़ नहीं सकते हो। ये जो आपका इंसुलिन का जीन यहाँ प्रेजेंट है, इसको उखाड़ नहीं सकते, और वैसे भी ये प्रोब के साथ बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो फॉरगेट, इस मेम्ब्रेन को मुझे कुछ नहीं करना है, इसको मेरे को फेंक नहीं है। हाँ, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, प्रोब को रेडियो लेबलिंग है तो आप इसको ऑटो रेडियोग्राफी से चेक करने वाले हो, एक्सरे की फिल्म से। और यहाँ याद रखें कि इफ़ प्रोब इज लेबल्ड विथ ए फ्लोरोसेंट डाई, तो फिर ये ऑटो रेडियोग्राफी नहीं करोगे, फिर तो आप यूवी लाइट डालना, अपने आप यहीं चमकने लग जाएगा। इस नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर यूवी लाइट डालना, और आपका प्रोब जो है वो रेडियो लेबल नहीं, फ्लोरोसेंट डाई से लेबल है, तो यहीं चमक जाएगा। तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। पेंसिल से गोला बना लोगे, यहाँ मेरे चमक आ रही है और यहीं मेरा डिजायर्ड डीएनए प्रेजेंट है। आया समझ में। तो आई रिपीट, इफ प्रोब इज लेबल्ड विथ फ्लोरोसेंट डाई, तो फिर क्या करने वाले हो, फिर विजुअलाइजेशन कैसे करोगे। जस्ट यूज यूवी लाइट,
क्योंकि फ्लोरोसेंट डाई की एक खास बात होती है कि उनके ऊपर यूवी लाइट डालते हैं तो वो चमकने लग जाती है। तो जस्ट यूज यूवी लाइट टू सी द प्रोब को देखने के लिए आपको यूवी लाइट यूज़ करना पड़ेगा। आया समझ में आप लोगों को बेटा? अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरा ये जो इंसुलिन का जीन है ना बेटा, अभी भी काम का नहीं है, ये बेकार हो गया है यहाँ पे। बट डोंट फॉरगेट, अब आपके पास बड़ा सिंपल सा बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके पास 3 सैंपल थे। पहला सैंपल बर्बाद कर दिया आपने ये चेक करने के लिए कि मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस ढंग से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरे फ्रेगमेंट्स प्रॉपरली सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब आपको पता चल गया कि मेरा प्रॉपर सेपरेशन हो रहा है, तो फिर आपने दूसरा सैंपल भी बर्बाद कर दिया। दूसरे सैंपल में आपने क्या किया कि आपने सडन ब्लोटिंग कर ली और ये देखा कि जब मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करता हूँ तो मेरा इंसुलिन का जीन कितनी दूरी पर जाता है। ओके, सडन ब्लोटिंग से आपने चेक कर लिया। नाउ यू हैव लेफ्ट विद द थर्ड सैंपल। आपके पास अभी ये तीसरा सैंपल बाकी है। अब क्या करने वाले हो बच्चों? ध्यान से सुनना, लिखवाऊंगा नहीं, आपको खुद को लिखना है। अब आपको क्या करना है कि जो तीसरा सैंपल है इसको फिर से इलेक्ट्रोफोरेसिस पर चले जाओ। आप यहाँ आ जाओ। कहाँ गया इलेक्ट्रोफोरेसिस? यहाँ आ जाओ आप। ओके, एक बार फिर से इलेक्ट्रोफोरेसिस करो उतने ही मिनट के लिए, 1 घंटा 12 मिनट 6 सेकंड जो भी था, सेपरेट करो। इसमें इंसुलिन का जीन कहीं ना कहीं जाएगा। अच्छा, जेल की जो आपकी नाइट्रोसेलुलोज की जो साइज़ थी ना बेटा, वो जेल की साइज़ के अकॉर्डिंगली होती है। मतलब जब मैंने आपको नाइट्रोसेलुलोज की साइज़ बताई कि वो 15 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर का है या 10 सेंटीमीटर का है, जेल की साइज़ भी वही होती है। तीसरा सैंपल रन कराओ। तीसरा सैंपल जैसे ही रन कराओगे उतने ही टाइम के लिए रन कराओ और फिर मशीन को बंद करो और इस जेल को यहाँ से उठा लो। समझ रहे हो आप? जेल को यहाँ से उठा लो। और अब ये देखो आपके पास जेल है, मैं यहाँ आ रहा हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से समझना। इस बार आपके पास जेल है, इस जेल में बैंड बन चुके होंगे, एज्यूम करो, क्योंकि आपने तीसरी बार कर रहे हो और सेम प्रोसीजर के साथ कर रहे हो, सेम मेथड के साथ कर रहे हो, सेम डीएनए के सैंपल के साथ कर रहे हो। सैंपल भी वो का वही है, मतलब आपने उसी सैंपल के 3 टुकड़े किए ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की बार आपको क्या करना है, उतनी देर तक इसका सेपरेशन करो और सेपरेशन करने के बाद उतने ही टाइम के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस पर सेपरेट करो। इस बार न तो इथिडियम ब्रोमाइड से आपको इसको स्टेन करना है, नहीं करना है अब आपको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन, न आपको इस बार आगे सडन ब्लोटिंग कुछ नहीं करनी है आपको। तो बस प्रोसीजर वही रखा है, टाइमिंग वही है, टुकड़े वो के वही हैं। तो ऊपर से वही कितनी डिस्टेंस बताई थी मेरे को याद नहीं आ रहा है, ऊपर से अगर 8 सेंटीमीटर बताया था और इधर से मैंने आपको 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जो भी कुछ बताया था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, 6 या 4 सेंटीमीटर जो भी बताया, उस डिस्टेंस पर इसका ब्लॉक काट के निकाल लो, जेल का टुकड़ा काट के निकाल लो आप। और जब आप इस जेल के टुकड़े को काट के निकालते हो तो मान के चलो कि इसके अंदर आपका डिजायर्ड डीएनए प्रेजेंट है। आया समझ में? और फिर इसको बफर, इस टुकड़े को, इस पीस को आप बफर सॉल्यूशन में डालना, गर्म करना, जेल डिजोल्व हो जाएगी और उसमें डीएनए जो है सेपरेट हो जाएगा। चिल्ड इथेनॉल डाल के आपका जो डिजायर्ड डीएनए होगा उसको निकाल लो। आया समझ में? ये हमारी फाइनल स्टेप हो जाएगी। तीसरा सैंपल इसलिए बचा के रखा था, पहले सैंपल से सिर्फ ये देखा कि मेरा इलेक्ट्रोफोरेसिस कर पा रहा हूँ सही से। दूसरी बार इस इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद मैंने उसका सडन ब्लोटिंग कर लिया। सडन ब्लोटिंग से मैंने देख लिया कि हाँ, मेरा डिज़ायर डीएनए जब मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन करता हूँ तो ऊपर से कितना डिस्टेंस पर मिलेगा। और फिर तीसरी बार इसको रिपीट करूँगा मैं और इसको यहाँ से कट द पीस ऑफ जेल, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कट द पीस ऑफ जेल, कट द piece of gel and take out the desired DNA। बस फिर क्या है, take out the desired DNA, take out the desired DNA, उसमें से निकाल लो। निकालने का तरीका समझा दिया मैंने आपको। इस टुकड़े को बफर में वापस डिसोल्व करोगे आप तो सॉल्यूशन बन जाएगा और फिर उसमें चिल्ड इथेनॉल डाल के आपका डीएनए प्रेसिपिटेट आउट करके निकाल लोगे। इस स्टेप को हम इल्यूशन कहते हैं, तो याद रखना है आपको, व्हाट इज इल्यूशन। तो ये टर्म आती है आपकी, द टर्म इल्यूशन। व्हाट यू मीन बाय इल्यूशन? जेल में से हमारा डिजायर्ड डीएनए को, जेल के पीस को, टुकड़े को काट के निकालेंगे और उसमें से डिजायर्ड डीएनए को बाहर निकालेंगे, दैट स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। ओके बच्चों, तो आज मैंने आपको समझाया सिर्फ सडन ब्लोटिंग। अभी मुझे आपको कुछ और ब्लोटिंग आगे बढ़ने से पहले, वैसे अगली स्टेप क्या है, कमिंग बैक टू द स्टेप्स, हमारी स्टेप ये रही। आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लिया आपने,
फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए कर लिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ लिया, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट भी कर लिया। मतलब आपने उस जेल में से आपके डिजायर्ड इंसुलिन के जीएनए को जीन को निकालना सिखा दिया है, मैंने निकाल लिया है। अब आप उसको वेक्टर में डालने वाले हो। मतलब मेरा अगला लेक्चर जो होगा वो वेक्टर के ऊपर होगा कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर में डीएनए कैसे डालेंगे, क्या करेंगे, वो सब आएगा हमारा। बट बिफोर दैट मैं बीच में एक लेक्चर और लूँगा जिसमें मैं आपको नॉर्दर्न, मैंने अभी आपको जो है सदर्न ब्लोटिंग पढ़ाया, अभी मैं आपको नॉर्दर्न ब्लोटिंग भी पढ़ाऊंगा और अभी मैं आपको जो है मुझे वेस्टर्न ब्लोटिंग भी पढ़ाना पड़ेगा। वाई? भाई ब्लोटिंग पढ़ रहे हैं तो ब्लोटिंग दूसरी जो वेरिएंट्स होते हैं ब्लोटिंग के वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द डिफरेंट ब्लोटिंग टेक्निक्स। ओके, सदर्न ब्लोटिंग के अलावा जो वेस्टर्न ब्लोटिंग और आएगा, नॉर्दर्न ब्लोटिंग आएगा, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ईस्टर्न ब्लोटिंग भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, दैट विल बी इन योर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों।